जी पंडित जी। चलिए, सप्तभंग के ऊपर बात चल रही थी पिछले टाइम अपनी। पंडित जी वो अपने ऊपर ना वो वाली बात चल रही थी। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नयों के सभी लक्षणों में हाँ अच्छा लक्षण आपकी दृष्टि में कौन-सा है? हाँ, बराबर बराबर, मूल मूल बात तो वही थी तेरी। बाकी उसको समझने के लिए सप्तभंग का जो लक्षण दिया है राजवार्तिक में और पंचास्ति कायमेर, उसी आधार पे सप्तभंग तरंगणी में भी लक्षण वही लिखा है सहजानंद जी वर्णी ने। चलो किस पे करें, सप्तभंग के लक्षण के बारे में करें, सीधा आवे फिर नए के ऊपर। अ, पंडित जी नयों के ऊपर कर लीजिए। चलो ठीक, वो उसको बाद में कर लेंगे, सप्तभंग वाला। जी, जी। तो उसके ऊपर संयम से चर्चा कर लेना तो सप्तभंग वाले पे। हाँ पंडित जी सप्तभंग पे हमने चर्चा की है संयम व्यास से। मैंने आपको बताया था ना वो 6-7 दिन सोनगढ़ पंचकर्नाटक में तब बच्चे गए थे तो मैं यहीं पर था तो उनसे हमने पढ़ा था। हाँ नहीं, वो बात तो बराबर है। बाकी उसमें जो लक्षण आया है ना सप्तभंग का, जी। उस लक्षण में जो जो विशेषण आए हैं, तो उसमें कौन से विशेषण से कौन सी बात का निराकरण होता है, ये ख्याल में है? ऐसा तो भैया ने हमको बताया नहीं था। एक मिनट मैं एक बार निकालता हूँ उनके नोट्स नहीं एक नहीं, मिनट। जब जब नहीं बताया था, अब पूछना ना फिर से। हाँ ठीक है मैं पूछूंगा जरूर। क्योंकि उसने भी एक दो बार मेरे सामने जिज्ञासा जाहिर की थी कि ये इसके ऊपर आप कुछ कमेंट्स करें, जब उसने पढ़ाया था ना तेरे को। हम्म। और वो लेख भी राकेश जी भाई साहब ने भी कुछ लिखा था सप्तभंग के ऊपर, और संयम ने भी लिखा था। जी जी। हाँ, तो इसलिए वो उसी की उसने जिज्ञासा व्यक्त की थी मेरे सामने। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा उस पर विचार करें, उस सामग्री के ऊपर, वो फिर अपन चर्चा करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके पंडित जी। तो उसको ये प्रश्न दे देना एक प्रकार से कि सप्तभंग की परिभाषा में जो विशेषण आए हैं, उसमें कौन से विशेषण से कौन सी बात का निराकरण होता है। जैसे सबसे पहला विशेषण क्या आया उसमें, एक वस्तु में। प्रश्नवश। हाँ प्रश्नवश हाँ। नहीं, एक वस्तु में बाद में, हाँ प्रश्नवश। जी जी। प्रश्नवश, प्रश्नवश से प्रश्न के करने पर, तो किसके कौन करेगा प्रश्न, किसकी तरफ से बात है प्रश्न के करने पर मने? मतलब प्रतिवादी की अपेक्षा संशय संशय जिसको होगा। हाँ, प्रतिवादी कहें, श्रोता कहें। जी श्रोता शब्द ज्यादा योग्य है। श्रोता के प्रश्न करने पर, ठीक है ना। जी पंडित जी। दूसरा, एक ही वस्तु में, मने जो जो प्रश्न खड़ा किया है उसने, वो प्रश्न एक ही वस्तु के बारे में होना चाहिए। तो एक ही वस्तु के बारे में होना चाहिए, मने अनेक वस्तु के बारे में नहीं होना चाहिए। हम्म। और तेरी आवाज बराबर नहीं आ रही आयुष। पंडित जी थोड़ा सा अब थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। तो ये पहला विशेषण प्रश्न करने पर, दूसरा विशेषण एक ही वस्तु में, तीसरा विशेषण तीसरा तीसरा विशेषण पंडित जी मैं बता दूं एक मिनट। हाँ, एक मिनट एक मिनट। चलो। हम्म एकस्मिन प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध विधि प्रतिषेध धर्मों की। हाँ, तो तीसरा विशेषण है प्रमाण से अविरुद्ध, प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए। क्या क्या, कौन सी बात अविरुद्ध होना चाहिए प्रमाण से? सप्तभंग।
नहीं, सप्तभंग को तो हम डिसाइड करने के लिए बैठे हैं। अ, माने वो सप्तभंग एक भंग दूसरे भंग के अविरुद्ध होना चाहिए, ऐसा कहना है? नहीं, 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 ऐसा तो नहीं। हाँ, हाँ। अ, यहाँ पे फिर अ, वो जो वस्तु में हम सिद्ध कर रहे हैं, वो प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए। नहीं तो कौन जो सिद्ध कर रहे हैं, जो जिस बात को सिद्ध करने बैठे हैं, वो प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए, ऐसा कहना? हाँ, पंडित जी, क्योंकि वो अपनी परीक्षा में भी तो है ना कि अ ये धर्मी प्रसिद्ध होता है और वो अविरुद्ध मतलब उसमें विरुद्ध नहीं होता। तो मतलब जो धर्मी को हम सिद्ध कर रहे हैं एक वस्तु में। नहीं, नहीं, देखो सुनो बेटे, यहाँ जितने विशेषण खड़े किए ना, उनके आपस में भी तो लिंक बैठना चाहिए ना। हुँ। माने किसी भी परिभाषा में जो विशेषण खड़े किए जाते हैं या किए गए हैं, उन विशेषणों में परस्पर संगति होना चाहिए ना। आ रही बात, ख्याल में आ रही? हाँ, पंडित जी। तो यहाँ प्रमाण से हम क्या ले सकते हैं पंडित जी फिर? हाँ, देखो, पहली स्थापना क्या की हमने? प्रश्न के वश। हुँ। तो जो हमने पहली स्थापना की उसको थोड़ी छोड़ना है हमको। अब वो जितनी भी बात चलेगी उसके परिधि में चलेगी ना, जो पहला विशेषण खड़ा किया हमने। मैंने किसी के प्रश्न करने पर तो उसका प्रश्न कैसा होना चाहिए, उसके उसके प्रश्न की मर्यादा डिसाइड की जा रही है ना, कुल मिला के यहाँ पर। जी पंडित जी। जो श्रोता का प्रश्न है, उस प्रश्न की मर्यादा ही तो बताई जा रही ना, कि वो प्रश्न एक वस्तु के बारे में होना चाहिए। माने वो प्रश्न दो वस्तु के बारे में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे देखो सुनो, माने आयुष दिल्ली में है कि जयपुर में, एक तो ये प्रश्न हुआ। जी। दूसरा यह कि आयुष दिल्ली में है कि संयम जयपुर में है। आ रही बात, ख्याल में आ रही? हाँ, समझ गया पंडित जी। आयुष दिल्ली में है अथवा संयम जयपुर में है। तो मतलब प्रश्नों के अनेक रूप तो हो ऐसा सकते हैं। प्रश्न नहीं चलेगा। आ रही बात, ख्याल में आ रही है? हुँ। तो कुल मिला के हमने जो पहली स्थापना की है, हमने माने आचार्य ने जो पहली स्थापना की है प्रश्न करने पर, तो उस प्रश्न की ही तो मर्यादा बताई जा रही है ना यहाँ पर आगे। तो पहली मर्यादा क्या बतलाई? कि वो प्रश्न एक वस्तु के बारे में होना चाहिए, अनेक वस्तु के बारे में नहीं होना चाहिए। जी। बेटे विचार करना, हम कभी कभी है ना, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं ना, मूल बात को छोड़ देते हैं हम। जी पंडित जी, बिल्कुल। हाँ, अब अब तूने पढ़ा, बुद्धिपूर्वक पढ़ा, और पढ़ाने वाला भी योग्य विद्वान है, सही है, इसी बात नहीं है। किंतु ये बात छूट रही कि नहीं छूट रही उसमें? जी पंडित जी, छूट गई थी। जबकि मूल बात ही यही है ना। इसी को हम छोड़ देंगे तो आके बात जितना विस्तार करेंगे उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो पहली स्थापना क्या की? कि किसी के प्रश्न करने पर, किसी किसी के प्रश्न करने पर, किसी के संशय करने पर बात आगे बढ़ेगी। तो उसके संशय की कहें कि उसके प्रश्न की मर्यादा बताई जा रही है, कि उसका जो प्रश्न है वो एक वस्तु के बारे में होना चाहिए, अनेक वस्तु के बारे में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। जी। अब दूसरी बात क्या बताई? कि वो जो प्रश्न है ना, वो प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए।
प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए माने क्या? प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए माने क्या? तो पंडित जी मतलब ऐसा ले सकते हैं ना कि जो वक्ता का या मतलब श्रोता का प्रश्न है, जो भी प्रश्न कर रहा है, तो आपने ही मतलब पहले बताया था कि प्रश्न और प्रश्नाभास भी होता है। तो जो प्रश्न कर रहा है वो प्रश्न हाँ, सही होना चाहिए। तो वो हाँ, प्रश्न माने वो, एकांत वाला नहीं होना चाहिए, प्रमाण से एकदम सिद्ध होना चाहिए, वो ऐसा प्रश्न हो। हाँ, हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि वो जो प्रश्न है ना, वो प्रश्नाभास नहीं होना चाहिए। वो प्रश्न माने संशय, उसका संशय संशयाभास नहीं होना चाहिए। आ रही बात ख्याल में आ रही है? जी। अब फिर एक प्रश्न कि जब ये दूसरी शर्त बाद में लगा रहे हैं प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए, तो फिर जो पहली शर्त लगाई कि वो एक ही वस्तु के बारे में होना चाहिए, तो उसका क्या मूल्य ठहरेगा दूसरे विशेषण का? ये जो तीसरा विशेषण आया, इसी से सारा कार्य हो जाएगा ना। तो अब इसका मतलब क्या ग्रहण करें कि एक ही वस्तु के बारे में प्रश्न करने पर भी वो प्रश्नभास हो सकता है। कैसे पंडित जी? एक ही वस्तु के बारे में? हाँ। एक मिनट। हेलो। हाँ जी पंडित जी। हाँ, हाँ बेटा सुनो। देखिए, हमने ये प्रश्न बनाया कि वो जब एक वस्तु की बात चल गई, फिर आगे तीसरी बात खड़ी की कि वो संशय उसका प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए, मतलब प्रमाण से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमने प्रश्न बनाया कि भाई जब ये दूसरी शर्त हमने रख दी कि वो एक वस्तु के बारे में होना चाहिए, और फिर तीसरी शर्त हम रख रहे हैं कि प्रमाण से विरुद्ध होना चाहिए, तो इसका मतलब एक वस्तु के बारे में प्रश्न होने पर भी वो प्रश्न प्रमाण के विरुद्ध हो सकता है। तभी तो ये शर्त रखी ना तीसरी। जी पंडित जी। यदि यदि इस बात का अवसर नहीं होता तो ये तीसरी शर्त रखने की क्या जरूरत थी? तो चलो ठीक है, सब मान ले हम आपके कहने से, तो फिर वो घटेगा कैसे? अब देखिए, पहले बात चलिए हमारी, जैसे सामने चांदी रखी, हुँ। हमारी बात ख्याल में आ रही? हाँ, हाँ, याद आ गया पंडित जी, आपका हाँ, उदाहरण। और हमको दो विकल्प खड़े हुए कि ये सीप है कि कांच का टुकड़ा। दोनों ही गलत हुए। हाँ, तो दोनों गलत हुए तो प्रमाण से विरुद्ध बात जा रही ना वो। जी। मैंने वो संशय कहाँ बना, वो तो संशय दोष में चला गया ना। वो जो समारोप का भेद संशय है, वो वाला संशय कहाँ रहा? वो संशय तो संशय दोष वाला संशय हो गया। अरे बात ख्याल में आ रही? पंडित जी यहाँ पे एक ये प्रश्न भी तो खड़ा हो सकता है कि आपने कहा कि सीप है या चांदी है, मतलब चांदी रखी है, हमें सीप है या कांच का टुकड़ा, तो दोनों ही विकल्प मतलब विपरीत खड़े हाँ, हो रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि चांदी है, हाँ। फिर प्रश्न हो ये सीप है या चांदी, तो एक विकल्प तो इसमें सही है, तो मतलब इसमें नयों से भी अविरुद्ध है, ऐसा भी खड़ा कर सकते हैं अपन। नहीं, नहीं, सुनो, कुल मिला के बात ये चल रही है कि अभी यहाँ पर प्रमाण से अविरुद्ध किसको देखना है हमें? क्योंकि अभी तो निर्णय करने के लिए बैठे ना हम, तो हुँ, निर्णय करने के लिए बैठे तो जिसको हमने पक्ष बनाया है, तो वह पक्ष विपक्ष
पक्ष विपक्ष की व्यवस्था का नहीं बनना वह प्रमाण से विरुद्ध कहलाएगा। ये बात ख्याल में आ रही मैं जो बोल रहा हूं? पक्ष व्यवस्था का। पक्ष विपक्ष की जो प्रश्न है ना, जी। वो जो प्रश्न है ना, तो प्रश्न कैसा होना चाहिए कि जिसके आधार से पक्ष की स्थापना होवे। तो इसमें जब इस प्रकार का प्रश्न बना कि यह सीप है कि कांच का टुकड़ा, तो इसमें पक्ष विपक्ष नहीं बन रहा ना। समझ गया, समझ गया। तो पक्ष विपक्ष की व्यवस्था का नहीं बनना उसको प्रमाण से विरुद्ध कहा है। इस दृष्टांत में ये इसमें प्रमाण से विरुद्ध बना हो गया। क्योंकि क्योंकि पक्ष ही आपका बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ने का अवसर कैसे बनेगा? हम्म। पक्ष पक्ष नहीं बना ना, क्योंकि आपने जो दो विकल्प खड़े किए दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पक्ष विपक्ष की स्थापना नहीं हुई ना, तो पक्ष ही नहीं बना तो निर्णय होने का अवसर कैसे बने? निर्णय होने का अवसर तो वहां होता है कि जहां पक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष की स्थापना हो, पक्ष की स्थापना हो। और पक्ष किसे कहते हैं? पक्ष वो। पक्ष का लक्षण पता है? हाँ, एक मिनट, पता है ना मुझे, आपने लिखा है पीछे बात। एक मिनट में निकालता हूँ। पक्ष ये। हम्म। वह पक्ष, ये पंडित जी इसको कहते हैं जिसमें जो बात प्रतिवादी को सिद्ध करवानी होती है उसका उल्लेख किया जाता है, उसको पक्ष कहते हैं। हाँ, देखिए ये बात तो बराबर है। बाकी पक्ष का लक्षण है विवादापन्न। हाँ, विवादापन्न जी। ये लक्षण है, वो बात तो बराबर है। वादी प्रतिवादी की तरफ से जो अपन ने घटाया था ना वादी प्रतिवादी की ओर से, हम्म। वो बात बराबर है। किंतु यहाँ जो है विवादापन्न लक्षण है उसका। तो विवादापन्न है माने वो समारोह का विवाद माने प्रश्न, विवाद माने संशय। आ रही बात ख्याल में आ रही? हम्म। तो माने वो जो संशय खड़ा हुआ है, जो प्रश्न खड़ा हुआ है, तो वो जो प्रश्न अथवा जो संशय है वह वो प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए। अर्थात उस प्रश्न के माध्यम से वहां पक्ष की स्थापना होना चाहिए। यदि पक्ष की स्थापना ही नहीं हो रही है तो निर्णय होने का अवसर कैसे बनेगा? जी पंडित जी। हमारा ख्याल में आ रहा है बेटे? हम्म। देखिए ये बड़ी बात है हम जो सीख रहे हैं फिलहाल। और इसको सीखे बिना यदि उधर नए प्रमाण में जाएंगे ना हम, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि निक्षेप पूर्वक नए प्रमाण का जन्म होता है। निक्षेप पूर्वक नए प्रमाण का जन्म होता है। जी पंडित जी। हाँ, तो पहले हमें निक्षेप वाली बात बहुत मजबूती के साथ समझना है। तो ये निक्षेप का पाठ हुआ ना, हम्म। बिल्कुल। ये निक्षेप की पढ़ाई हो गई है। आ रही बात ख्याल में आ रही? तो पहला विशेषण क्या है कि प्रश्न होना चाहिए। दूसरा विशेषण है कि प्रश्न एक ही वस्तु के बारे में होना चाहिए। वो तीसरा विशेषण है कि प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए। अब देखो फिर एक प्रश्न खड़ा होगा कि जब तीसरा विशेषण इतना जबरदस्त है तो फिर इस दूसरे की क्या जरूरत है? एक ही वस्तु के बारे में, क्योंकि जो वास्तव में प्रश्न है वो तो एक ही वस्तु के बारे में होता ही है। प्रमाण से अविरुद्धपना
प्रमाण से अविरुद्ध जो प्रश्न होगा वो तो एक वस्तु के बारे में होगा, तो दूसरा विशेषण निरर्थक हुआ ना यहाँ पर। नहीं पंडित जी, निरर्थक तो नहीं है। मैंने तीसरे विशेषण से सारा कार्य हो रहा है। पंडित जी, हेलो। आवाज आवाज आ रही है? हाँ, हमारी बीच में कट गया था। हाँ, वो चला गया था मैं बीच में, नेटवर्क। तो पंडित जी, आप मेरे साथ अच्छा। यहाँ पे ना, जो आपने प्रश्न कहा ना कि दूसरे विशेषण की आवश्यकता नहीं है, तो उस दूसरे हाँ। विशेषण की आवश्यकता बतलाने के लिए तीसरा विशेषण दिया है कि जैसे कि प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए। तो जो हम एक वस्तु में भी कर रहे हैं, तो हाँ। उसमें भी भेद खड़े हो जाते हैं ना। तो उन भेदों को निराकरण के लिए एक वस्तु प्रमाण रूप से एकदम सही रूप होती है, उसके अनुसार अविरुद्ध होना चाहिए, इसलिए दूसरा विशेषण है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो तीसरा विशेषण है ना, प्रमाण से अविरुद्ध, वो संशय प्रमाण से अविरुद्ध होना चाहिए। तो जो संशय प्रमाण से अविरुद्ध होगा उसके दो वस्तु में होने का अवसर ही नहीं है ना। वो जो तीसरी वाली शर्त है, वो तीसरी वाली शर्त के गर्भ में तो दूसरी वाली शर्त आ रही है ना। जी। ये बात ख्याल में आ रही? तीसरी वाली शर्त प्रमाण से अविरुद्ध होना, माने प्रश्न का प्रमाण से अविरुद्ध होना। तो प्रमाण से अविरुद्ध होना जब हमने विशेषण खड़ा कर दिया संशय का, तो उसके गर्भ में तो ये बात आई जाएगी ना कि वो संशय एक वस्तु के बारे में होना चाहिए, दो के बारे में नहीं होना चाहिए। तो उसमें तीसरे में आ ही रहा है। आ रहा ख्याल में आ रहा बेटे? हाँ पंडित जी, तो फिर मतलब दूसरा विशेषण यहाँ निरर्थक है। अब सुनो बेटे, देखिए पक्ष नहीं करना कभी भी। और किसी बड़े आदमी की बात कोई कहे तो उसको हम आज्ञा से स्वीकार नहीं करना, परीक्षा करना चाहिए। जी जी। अब विचार करें इसके ऊपर। ये बात बताना सही हमको कि इसकी क्या आवश्यकता है दूसरे विशेषण की। क्योंकि तीसरा विशेषण जो प्रमाण से अविरुद्ध वाला संशय खड़ा किया, तो प्रमाण से अविरुद्ध जो संशय है, तो जब प्रमाण से अविरुद्ध कह दिया हमने, तो फिर वो तो एक वस्तु वाली बात, तो क्योंकि दो वस्तु में के बारे में जो संशय खड़ा होगा वो तो संशय दोष में जाएगा ना। हम्म। वो तो संशय दोष में चला जाएगा। तो संशय दोष का निराकरण तो इससे कर ही रहे हम, प्रमाण से अविरुद्ध के। अब फिर भी आचार्य ने रखा तो क्यों रखा, ये एक विचारणीय प्रश्न है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, एक तो आचार्य की बात को सीधे सीधे खारिज नहीं करना चाहिए। जी पंडित जी। तो दूसरी बात ये कि जैसा कह रहे हैं वैसा आज्ञा से नहीं मानना चाहिए। इन दोनों में संतुलन बना के हमको आगे बढ़ना है। चलो अभी ये प्रश्न दे दिया, इस पर विचार करना। अब ये आगे बढ़े। जी। तो पहला विशेषण प्रश्न के वश, दूसरा विशेषण वो प्रश्न एक वस्तु के बारे में होना चाहिए, और तीसरा विशेषण वो प्रश्न प्रमाण से विरुद्ध होना चाहिए, और चौथा विशेषण। अविरुद्ध विधि प्रतिषेध धर्मों की कल्पना। हाँ, अब देखिए, अब वो प्रमाण से अविरुद्ध, अब प्रमाण से विरुद्ध क्या है? माने माने हम विधि प्रतिषेध कर रहे हैं ना। ये विधि प्रतिषेध ख्याल में आता है? विधि प्रतिषेध क्या होता है? हाँ पंडित जी, मतलब स्वानुभव भैया ने बताया था, वही हमारे एग्जाम थे ना, प्रमेय रत्नमाला के, तो हेतु के भेदों में आए थे। स्वानुभव भैया ने बताया था विधि प्रतिषेध, मतलब विधि मतलब होना, प्रतिषेध मतलब नहीं होना, ऐसा। तो फिर जैसे सुनो, फिर भाव अभाव और विधि प्रतिषेध में क्या अंतर गिरेगा? हम्म, विधि का मतलब होना, प्रतिषेध का मतलब नहीं होना, अगर ऐसा अर्थ निकालेंगे हम, तो फिर ये अर्थ तो इसमें से भी निकल रहा है ना, भाव अभाव में से। हम्म।
जी। फिर इसका मतलब तो भाव अभाव और विधि प्रतिषेध एक ही चीज हुई। नहीं पंडित जी, एक चीज़ तो नहीं है, अलग-अलग है। हाँ, ये भी बहुत सुंदर। ये देखिए ऐसा जचना चाहिए हमें। अभी जैसे मैंने प्रश्न किया तो तूने उत्तर दिया कि नहीं, चीज तो अलग अलग है। अब भले ये समझ में नहीं आ रहा अभी हमें कि क्या है अलग अलग पन्ना, पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये चीज अलग अलग है, तभी तुम्हारी बुद्धि चलेगी ना। हुँ। जी पंडित जी। हमारी बुद्धि यदि इस प्रकार की चले कि एक ही चीज है, तो फिर उस पे विचार करने का अवसर कहाँ है हमारे पास। चलिए, कुछ ख्याल में आ रहा है? हाँ पंडित जी। ये भी अपना एक प्रश्न खड़ा हो गया। मैं एक बार कुछ आ रहा हो तो बोल, नहीं तो बताऊं फिर मैं। नहीं, आप मत बताइए, एक बार मतलब सोनू भैया से ही पूछूँगा। क्या पता उनको कुछ हो इस विशेष। चलो, उनसे उनसे पूछ लेना, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ठीक है? जी। बताऊं? हाँ पंडित जी। जी। देखो सुनो बेटे, भा, हाँ, सुनो। भाव अभाव वस्तु सामान्य का अनेकांत है। वस्तु सामान्य का? भाव अभाव, हाँ, भाव अभाव वस्तु सामान्य का अनेकांत है, और विधि प्रतिषेध प्रतिपादन की प्रक्रिया का अनेकांत है। आ रहा ख्याल में आ रहा? हुँ, मतलब वस्तु का हाँ, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, वस्तु का अनेकांत भाव-भाव है, और जो उस वस्तु को एक्सप्लेन करने का जो क्रिया हाँ, है। मैंने जो भी वस्तु होगी वो भाव अभाव तो होगी ही। जी। जो भी वस्तु होगी, जो भी वस्तु होगी, वो निश्चित रूप से भाव अभाव रूप होगी। तो ये भाव अभाव तो वस्तु सामान्य की संपदा है ना। हुँ। वस्तु सामान्य की प्रॉपर्टी है ना ये। जी। किंतु विधि प्रतिषेध वस्तु सामान्य की प्रॉपर्टी नहीं है, वस्तु विशेष की प्रॉपर्टी है। तो कौन सी वस्तु विशेष? बने प्रतिपादन की प्रक्रिया। वस्तु के प्रतिपादन की जो प्रक्रिया है ना, उस वस्तु के प्रतिपादन की प्रक्रिया का अनेकांत है विधि प्रतिषेध। प्रक्रिया भी एक वस्तु है ना। जी पंडित जी, बिल्कुल। वस्तु के प्रतिपादन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी एक वस्तु है। तो उस वस्तु का अनेकांत है ये विधि प्रतिषेध। आ रही बात ख्याल में आ रही? हुँ। बड़ी बात बता रहा हूं मैं आयुष। जी पंडित जी, ये नहीं पता था मतलब। बहुत विशिष्ट बात है ये। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ पंडित जी, बिल्कुल। मतलब ये बात एकदम ख़्याल में नहीं थी। हाँ, देखिए सुनो बेटे, बहुत विचार करना है, बहुत विचार करना है, और वो विचार हमें निष्पक्ष बुद्धि से करना है। अगर पहले ही हमारे अंदर पक्ष खड़ा हो गया ना, तो पक्ष हमको समझने नहीं देगा वो। देखिए, पक्ष करना अलग चीज है और पक्ष बनाना अलग चीज है। पक्ष बनाने में निष्पक्ष बुद्धि होती है, और पक्ष करने में पक्ष बुद्धि होती है। ये बात ख्याल में आ रही है? पक्ष बनाने में कैसे पंडित जी, मतलब एक उदाहरण से आप बताइए ना? हाँ, सुनो। जिसको देखिए समय सार में आया ना, प्रारंभिक चरण में ही, कि तूने उस एकथ विभक्त आत्मा को अभी तक पक्ष नहीं बनाया। हाँ। जी। तो पक्ष नहीं बनाया मने उसको विचार में नहीं लिया। पक्ष नहीं बनाया मने उसको विचार में नहीं लिया। तो पहले तो आचार्य समय सार में पक्ष बनाने के लिए कह रहे हैं कि तूने पक्ष नहीं बनाया, तो तू पक्ष बना, पहले तो ये कह रहे हैं। तो पक्ष बना मने क्या? तो पक्ष बना मने विचार में लेना, निर्णय करने के लिए बुद्धि का चलना, उसको कहते हैं पक्ष बनाना। दूसरे शब्दों में कहें तो पक्ष बनाना माने संशय करना उसके ऊपर।
संशय खड़ा करना। और वो संशय कैसा खड़ा करना जिसकी बात हम कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। तो फिर आगे कहते हैं कि पक्षातिक्रांत हुई है। तो पक्ष बनाना अलग चीज है, पक्ष करना अलग चीज है। तो पक्ष करने में तो क्या है कि निर्णय के पहले ही वो मान लेता है कि ये सही है, उसको कहते हैं पक्ष करना। और पक्ष पक्ष तो बनाना, निर्णय के पूर्व में हाँ तो मतलब निर्णय के पहले एक ही वस्तु, मतलब एक ही जगह का वो पक्ष करना, तो वो पक्ष हो गया। और एक पक्ष बनाना मतलब परीक्षा हाँ ना, के बाद, परीक्षा पूर्वक निर्णय करना, वो पक्ष बनाना, ऐसा। हाँ हाँ, पक्ष पक्ष बनाना माने निर्णय नहीं हुआ ना, तो हम्म। उस पे किसी विषय वस्तु पे निर्णय नहीं हुआ, तो उस पे संशय खड़ा करना उसको कहते हैं पक्ष बनाना। ओके। यही तो यहाँ यहाँ कह रहे हैं ना आचार्य अकलंक देव, यही तो कह रहे हैं कि जिसको पक्ष बनाया जाएगा उसी का तो प्रतिपादन होगा ना। हाँ पंडित जी, बिल्कुल। देखिए बहुत गंभीर बात है ये पढ़ाई में नहीं है ये चीजें, ये मूल चीजें, इनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं हम। अब फिर लास्ट विशेषण क्या है? लास्ट विशेषण कल्पना, कल्पना कल्पना, समझाया हाँ। तुमने। कल्पना। हाँ, तो कल्पना माने क्या? कल्पना मतलब विचार करता है। अपन वो वाली कल्पना समझते, तो हाँ वो नहीं लेना यहाँ हाँ, पर। कल्पना का मतलब वहां सच्चे झूठे से लेना देना नहीं है। जी। कल्पना माने विचार। जी जी। कल्पना का मतलब ये नहीं कि ये तो कल्पना मात्र झूठा है। हाँ हाँ ये हाँ। ये वो वाली कल्पना की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। कल्पना माने विचार। अब देखिए फिर प्रश्न, इतनी चर्चा हमने कर ली ना, फिर एक प्रश्न है यहाँ पर। वो प्रश्न यह है कि इसमें कुल मिला के सारी चर्चा बहुत अच्छी हो गई, पर ये सप्त सात वाली बात कैसे सिद्ध करेंगे इसमें, इस परिभाषा से? कौन सी बात पंडित जी? देखिए सप्तभंग की परिभाषा है ना ये, जी जी। तो इसमें दो शब्द के मेल से बना है सप्तभंग, सप्त और भंग। जी तो भंग माने भेद, जी पंडित जी। भंग माने, भेद। भंग का मतलब भेद। काय के भेद, किसके भेद की बात है यहाँ पर? वस्तु के, पंडित जी, वस्तु के भेद। सुनो बेटे, हाँ सुनो, वो वस्तु के भेद बाद में आएगा। वस्तु के प्रतिपादन के शैली के भेद। वचन के भेद, हाँ मतलब, हाँ, वचन के भेद हुई। वचन के भेद। हाँ 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 जी पंडित, मतलब वस्तु की प्रतिपादन करने का जो वचन है, उसके भेद। हाँ ये वाली बात चल रही। वो तो वो वस्तु के भेद तो बाद बाद का विषय है ना, जी पंडित जी, बिल्कुल। वो तो बाद की स्थापना है। पहली स्थापना तो वचन के भेद। आगे बढ़े। हाँ। अब पुनः प्रश्न कि जब वचन के भेद की बात करते हो, तो वचन के भेद तो नए प्रमाण भी होते हैं, वचन के भेद तो निश्चय व्यवहार भी होते हैं। तो ये और कौन से भेद हैं नए प्रमाण और निश्चय व्यवहार को छोड़कर? अम, अरे हाँ, पहले चल चुकी चर्चा अपनी। ये पंडित जी, निश्चय, नए प्रमाण के होने चाहिए। अरे सुनो, नए प्रमाण जो वचन के भेद होते हैं वो आगम शैली की बात है। हाँ निश्चय हाँ। व्यवहार जो वचन के भेद होते हैं वो अध्यात्म शैली की बात है। जी जी जी। और और ये जो सप्तभंग रूपी जो भेद है ना वचन के, ये दार्शनिक शैली की बात है। आ रही बात, ख्याल में आ रही? जी पंडित जी, बिल्कुल, आप समझ गया है। हाँ, दार्शनिक शैली में वचन के भेद, आगम शैली में वचन के भेद, अध्यात्म शैली में वचन के भेद। तो अब आगम शैली में वचन के भेद की बात करेंगे ना,
तो वो भेद कहलाएंगे नए प्रमाण। अध्यात्म शैली में वचन के भेद की बात करेंगे तो वो वचन के भेद कहलाएंगे निश्चय व्यवहार, और दार्शनिक शैली में वचन के भेद की बात करेंगे तो वह वचन के भेद कहलाएंगे सप्तभंग। उन्हें बीच में वीर सागर जी भाई साहब को पढ़ाया था मैंने, ये उन्होंने अपनी जो किताब लिखी ना उसमें एक जगह ऐसा लिख दिया कि ये सप्तभंग शातवाद का विस्तार है। जी। हाँ, अभी बहुत सारी उनकी किताब में कोई 10-20 जगह मैंने मार्क कर रखा है, तो वो बहुत सारी चर्चा करना भी बाकी है। तो ये याद आ गया मेरे को। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सप्तभंग शातवाद का विस्तार नहीं है, माने सप्तभंग शातवाद का भेद नहीं है। अ, तो काय का भेद है? शातवाद काय का भेद है? प्रमाण के मतलब नहीं नहीं वस्तु नहीं के भेद है ना, भाई। साथ बात तो मतलब वस्तु के। अरे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, अरे शातवाद कथन पद्धति के भेद हैं। जो शातवाद है ना, वो शातवाद और शातवाद के साथ सर्वथावाद खड़ा है ना। जी। तो ये शातवाद कथन पद्धति का भेद है, और सप्तभंग है ना दार्शनिक शैली में कथन का भेद है। ओके। कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। ये मिल के हमें ना बहुत विद्वान मिला के पढ़ाते हैं कथन और कथन पद्धति को। कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। तो शातवाद कथन पद्धति का भेद है, और सप्तभंग कथन का भेद है। ओके। ओके। तो ओके। कथन बात अलग है, कथन पद्धति बात अलग है। अरे बात ख्याल में आ रही है? तो पंडित जी, कथन कथन करना, हम सपोज किसी वस्तु का कथन कर रहे हैं, किसी वस्तु को बता रहे हैं, तो वो शादवाद का भेद हाँ, हो गया। और उस अब कथन सुनो। की पद्धति वो हाँ, सप्तभंग का है, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो, कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। देखिए कथन में तो कथन हो गया जी। वचन सामान्य रूप से, और फिर कथन करने का जो नियम है वो कथन पद्धति कहलाएगी ना। हम्म।